Okay, so today we will discuss about clustering task. Clustering is actually analytical task और इसको clustering analysis भी कहते हैं, cluster analysis भी कहते हैं, automatic class prediction हो गया, classification भी कहते हैं, data segmentation भी कहते हैं, grouping भी कहते हैं, unsupervised classification mostly कहते हैं लोग, ठीक है, unsupervised classification या unsupervised learning ये और partitioning भी कहते हैं, लेकिन normally machine learning में जो लोग हैं इसको unsupervised classification या learning कहते हैं. Clustering techniques are connected with finding meaningful groups in data. आपके पास डाटा है, उसमें मीनिंगफुल जो ग्रुप्स आपने फाइंड आउट करने उसके लिए क्लस्टरिंग टेक्निक्स जो है वो फाइंड होती है. क्लस्टरिंग seeks a convenient and valid organization of the data. In contrast to classification, clustering is not concerned with establishing rules for separating future data into predefined categories. So basically, क्लासिफिकेशन क्या होता है, हमारे पास प्री डिफाइंड कैटेगरी होती है. मतलब आपके पास जो फीचर्स हैं, फीचर्स की बेस पे आप को पास ये होता है कि ये दिस इज टाइप ए कैंसर, दिस इज टाइप बी कैंसर फॉर एग्जांपल. लेकिन क्लस्टरिंग में ऐसी कोई प्री डिफाइंड कैटेगरीज नहीं होती डेटा की. क्लस्टरिंग कैन बी थॉट ऑफ एज लर्निंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एज अपोज टू लर्निंग फ्रॉम प्री डिफाइंड एग्जांपल्स. तो आप ये कह सकते हैं कि ये देख कर लर्न करने वाली अगर हम मिसाल लें तो ये क्लस्टरिंग इज दैट एग्जांपल, ना कि पहले से प्री डिफाइंड एग्जांपल्स हों आपके पास. A clustering algorithm is provided with some observations, and the goal is to look for similarities in the observed data and group them such that the pattern in one group are similar to the one another and dissimilar from the patterns in the other groups. तो इसमें हम करते क्या है कि कुछ ऑब्जर्वेशंस या डाटा उसको प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो सिमिलैरिटीज फाइंड करता है और सिमिलैरिटीज की बेस पे सिमिलर पॉइंट्स को एक ग्रुप में करता है, उसको हम क्लस्टर भी कहते हैं. और वो जितने पॉइंट्स उस ग्रुप में होते हैं या जितनी ऑब्जर्वेशंस उस ग्रुप में होती हैं वो दे आर मोर सिमिलर टू वन अनदर. और इस तरह दूसरे ग्रुप में, लेकिन दूसरे ग्रुप में जो पॉइंट्स होते हैं या ऑब्जर्वेशन होते हैं वो उनसे डिस्टेंट होते हैं या सेपरेट होते हैं. Thus, clustering techniques provide a useful approach to exploring data in order to identify and understand relationships that may exist in the data. So useful information है, explore करता है basically data को, the exploration technique है. A common type of relationship discovered by cluster analysis is hierarchical topology. ठीक है. Clustering is a key component in model fitting, hypothesis generation, and testing, data exploration, and data reduction. तो ये तमाम टास्क जो हैं, मॉडल फिटिंग है, हाइपोथेसिस जनरेशन है, डाटा फिटिंग, डाटा रिडक्शन, इन सब में क्लस्टरिंग जो है वो काम आती है, एप्लीकेबल है. Clustering is a process or task that is concerned with the assigning class membership to observations such as gene expression profiles, but also with the definition or description of the classes that are discovered. सो बेसिकली क्लस्टरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्लास असाइन करते हैं, ना कि प्री डिफाइंड क्लासेस में उसको ऑब्जर्वेशन को रखते हैं. ठीक है. क्लासेस कैसे हम करते हैं, कोई उसकी क्लास मेंबरशिप जो हम ऑब्जर्वेशंस की सिमिलैरिटी की बेस पे करते हैं, ना कि प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स की बेस पे. सो इस तरह से आपको क्या होता है, आपको नई क्लासेस या नई जो ग्रुप्स हैं या सिमिलर ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपको पता लगते हैं कि दीज आर सिमिलर ऑब्जर्वेशन. Because of this added requirement and complexity, clustering is considered as a high level process than classification. ठीक है. In general, clustering method attempts to produce classes that maximize similarity within classes but minimize similarity between classes. तो ऐसे नॉर्मली इन जनरल जो क्लस्टरिंग के मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स हैं और वो सब एल्गोरिथम्स क्या करते हैं, आपको नॉर्मली वो मैक्सिमाइज करते हैं एक क्लास के अंदर जो ऑब्जर्वेशन फॉल करती है उन सबको, उनकी सिमिलैरिटी को, और मिनिमाइज करते हैं सिमिलैरिटी को बिटवीन दो डिफरेंट जो क्लासेस हैं या ऑब्जर्वेशन के सेट्स हैं उनमें जो क्या कहते हैं आपकी सिमिलैरिटी है उसको कम से कम रखने की कोशिश करते हैं. ये तमाम क्लस्टरिंग एल्गोरिथम यही काम करते हैं. A typical clustering method is the k-means algorithm, k-mean algorithm. बड़ा फेमस एग्जांपल है इसका. फिर current statistical and synthetic clustering methods have troubled
expressing structured information, while neural clustering approaches are limited in representing semantic information. जो स्टैटिस्टिकल और सिंथेटिक क्लस्टरिंग मेथड्स हैं उनमें क्या होता है वो स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने में उन्हें मुश्किल आती है, जबकि न्यूरल क्लस्टरिंग अप्रोचेस जो हैं जो न्यूरल नेटवर्क्स के बेस पे क्लस्टरिंग होती है उनमें वो रिप्रेजेंट जो है सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो रिप्रेजेंट करने में लिमिटेड होते हैं. So these are two advantages of the both approaches, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका डाटा किस किस्म का है, वो स्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, उसमें इंफॉर्मेशन किस तरह से रिप्रेजेंट की गई उसके लिहाज से आप डिसाइड करते हैं कि which algorithm you will use. Clustering task जो given a set, ये एक सेट है of express profiles, each profile, ठीक है, ये सारी एक्सप्रेशन प्रोफाइल्स हैं. x1 is a expression profile, x2 is an expression profile, ठीक है, और ये कंप्लीट एक्सप्रेशन प्रोफाइल्स हो गए और ये समझ लें एक सेट है पूरा आपके पास एक्सप्रेशन प्रोफाइल्स का. described by k measured expression levels, that is xi2, that is यानी कि x1 जो कैपिटल x1 है यहाँ पे इसमें अपनी एक्सपेरिमेंट के तमाम एक्सप्रेशन लेवल्स मौजूद हैं. सो ओवरऑल x1 to कैपिटल x की अगर बात करूँ, कैपिटल x2 xp इज द कंप्लीट एक्सप्रेशन सेट ऑफ एक्सप्रेशन प्रोफाइल जो आपके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है एक तरह से समझ लें. और इसमें से x1 xi अगर बात की जाए तो xi के अंदर फर्दर अपनी एक्सप्रेशन लेवल्स की वैल्यूज हैं, मेजर्स हैं, ठीक है. तो क्लस्टरिंग टास्क क्या होगा कि आप इन सब एक्सप्रेशन जो वैल्यूज हैं इनको जो आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में 2 या 3 ग्रुप्स में आप क्लासीफाई कर दे, क्लस्टर कर दे, क्योंकि इससे आपको अंदाजा ये होगा कि some genes have similar patterns expression values और some other genes have similar values. हो सकता है 2, 3, 4, 5 जितने क्लस्टर आपके बने उसके मुताबिक आप ये उससे assume कर सकते हैं कि आपके जो कौन सी जीन्स हैं इनका एक्सप्रेशन जो है सिमिलर हो रहा है. So that is how it works. So माइक्रो स्टडीज में क्लस्टरिंग को यूज किया गया है frequently. इसमें hierarchical and self-organizing map clustering methods have been employed in many studies, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे क्लस्टरिंग मेथड्स यहाँ पे एम्प्लॉय किए गए हैं. So फिर आते हैं आगे कोरिलेशन एंड एनालिसिस, एसोसिएशन एनालिसिस टास्क पे, क्योंकि हम चॉइस हम बात करते हैं कि सिलेक्शन ऑफ एनालिसिस टास्क हमने देखा क्लासिफिकेशन टास्क है, फिर क्लस्टरिंग टास्क है, अब हम कोरिलेशन और एसोसिएशन एनालिसिस टास्क के बारे में देखते हैं. कोरिलेशन एनालिसिस अटेम्प्ट्स टू डिटेक्ट correlated variables, that is the variables that change in a coordinated manner, ठीक है. कोरिलेशन एनालिसिस उनके लिए कैरी आउट किया जाता है जहां पे आपके पास वेरिएबल्स जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में चेंज हो रहे हैं, मतलब दे आर लिंक्ड, और आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि वो एक आपस में लिंक्ड है किसी वे में जिस वजह से दे आर इंक्रीजिंग इन अ कोऑर्डिनेटेड वे. मतलब अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, हो सकता है एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो एटलीस्ट उसमें कोई कोऑर्डिनेशन या कोरिलेशन है. This type of analysis task is relevant to many scientific tasks, including dosage response and co-regulation studies. Another similar analytical task is association analysis. Association analysis हो सकता है. This discovers the co-occurrence of expression patterns over a set of observation. ठीक है, एक set of observation है, उसमें कितना लाइकलीहुड है कि जो एक्सप्रेशन पैटर्न्स हैं कुछ पर्टिकुलर जीन्स के वो को अगर होने मतलब एक जैसे ही आ रहे हैं. सो दिस इज एसोसिएशन एनालिसिस. द पैटर्न आर अकोमोडेटेड बाय टू प्रीएग्जिस्टिंग मेजर्स, सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस. इसमें 2 चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट, वो है सपोर्ट और कॉन्फिडेंस. अब सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ पे टेबल 1.3 के एग्जांपल दी हुई है जिसमें डाटा को हमने, आप टेबल 1.3 को पीछे जाके देखते हैं तो उसमें हमने डाटा को डिस्क्रिटाइज किया था
और ये 4 जीन एक्सपेरिमेंट था। उसमें आपके पास अगर ये रूल है यहाँ पे कि इफ जो है वो आर ए इज इक्वल टू यूडीआर, मतलब यूडीआर इज फॉर अंडर, ठीक है, एंड आर बी, ये बी जीन जो है उसका वो बैलेंस्ड है, सी इज ओवर एक्सप्रेस्ड एंड डी इज बैलेंस। अब ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है, कि इफ कंडीशन है कि ये कंडीशन अगर पूरी होती है एंड बीच में है, तो ये सारी कंडीशन अगर पूरी होती है कि अगर ए अंडर एक्सप्रेस्ड है और सी ओवर एक्सप्रेस्ड है, तो और जो है बी और डी जो है वो बैलेंस्ड है, तो ट्यूमर जो है वो मोस्ट लाइकली बी होगा। अब इसकी सपोर्ट 0.30 है और कॉन्फिडेंस 1 है। यहाँ पे सपोर्ट किस चीज़ को मुहैया कर रहा है और कॉन्फिडेंस किस चीज़ को मुहैया कर रहा है? सपोर्ट जो है नीचे मतलब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन दी हुई है। सपोर्ट जो है इसको कवरेज भी कहते हैं। इट इज अ मेजर दैट रिफ्लेक्ट्स so support is a measure that reflects the probability of the entire plan. That is this, where then part to the refers to the then part of the pattern and if to the if part. ठीक है, सपोर्ट एक मेजर है जो रिफ्लेक्ट करता है कि ये पूरा पैटर्न कितना रिपीट होगा। जो ऊपर वाली इक्वेशन है जिसमें इफ पार्ट है ये, और इफ पार्ट और देन पार्ट है, ये पैटर्न कितना रिपीटेशन होगा, इसमें सपोर्ट है 0.30। इस 0.30 इसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज आउट ऑफ 1। इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 0.30 है, उसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि इसको जो है ये कितने परसेंट चांसेस है कि ये वाला पैटर्न रिपीट होगा। पैटर्न नहीं रहेगा, लेकिन ये पैटर्न जो है आपके एक्सप्रेशन प्रोफाइल्स में, एक्सपेरिमेंट में कितना रिपीट होगा, इस 0.30। और कॉन्फिडेंस है कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि ये सपोर्ट जो सॉरी इसका जो एक्सप्रेशन लेवल है, इसकी सपोर्ट जो है ये इट विल बी दिस मच सपोर्ट ओनली, मतलब इसकी सपोर्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब इसकी इस पैटर्न की जो प्रोबेबिलिटी है वो चेंज नहीं होगी। सो दैट विल बी दैट इज 1। इसमें 1 है, इसका मतलब पूरा पूरा कॉन्फिडेंस। अगर 0.8 हो तो इसका मतलब कम है। डिफरेंस इन द डिस्क्राइब्स एक्सप्रेशन, अच्छा ये उसी डाटा को रेफर कर रहा है, और ये इसमें उसने एक और इक्वेशन दी है। इसमें आप देखें 3/10 इसकी है, ये यानी कि 0.3 इज दी आप कह सकते हैं वो है सपोर्ट। अच्छा थैंक यू। कॉन्फिडेंस या एक्यूरेसी है, इसकी एक्यूरेसी ऑफ द पैटर्न इज डिटरमाइंड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द देन पार्ट अंडर कंडीशन ऑफ द अकरेंस ऑफ द इफ पार्ट। सो अगर इफ पार्ट जो है इस इक्वेशन का वो ट्रू है, तो देन पार्ट का जो होने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, यानी कि वो ट्यूमर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो पहले जो है सपोर्ट जो है वो यानी कि इफ पार्ट यानी ये कंडीशन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और कॉन्फिडेंस क्या है कि ये कंडीशन अगर ये है तो जो ट्यूमर की प्रोबेबिलिटी कितनी है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि सपोर्ट जो है वो उसकी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो इसको जो है वो मैयर ये एक जैसा ये नीचे भी एक फॉर्मूला दिया हुआ है, तो ये बेसिकली उसी को कर रहा है, शो कर रहा है, लेकिन इसको आपको डिटेल पे ये जाने की ये डिस्क्रीट मैथ में उसने वो शो किया हुआ है। अच्छा नीचे एक एग्जांपल दी हुई है कि आप हमेशा थ्रेशोल्ड वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं सपोर्ट और कॉन्फिडेंस की। फॉर एग्जांपल अगर थ्रेशोल्ड जो है 0.05 है फॉर सपोर्ट एंड 0.80 फॉर कॉन्फिडेंस है, तो आपकी ये मतलब 0.80 से ऊपर जितने कॉन्फिडेंस लेवल होंगे वो सारे आपके पास आ जाएंगे, वो वाली सपोर्ट आ जाएगी आपके पास। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अच्छा यहाँ तक किसी के ज़हन में कोई सवाल नहीं?
तो अभी हमने ऑब्जर्व किया अबाउट द चॉइस ऑफ आवर एनालिसिस टास्क, ठीक है। लेकिन अब हम आगे ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं सिलेक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक मेथड। अगर आपने कोई स्पेसिफिक मेथड चूज करना हो उसके लिए आप क्या तरीक़ेकार जो है इस्तेमाल करते हैं। तो sorry. So, armament of techniques we have at our disposal to implement the necessary analytical task is enormous. मतलब जो आप एनालिसिस के लिए आपके पास टेक्निक्स है, जो टेक्निक्स हैं आपकी ये एनालिसिस टास्क के लिए वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसमें क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मेथड्स भी हैं, डाटा माइनिंग के क्लासिकल मेथड्स भी हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स हैं, रेफरेंस मशीन्स हैं, लैटिस मेथड्स हैं, ठीक है। और इसमें कोई पर्टिकुलर कंसेंसस नहीं है, इत्तेफाक की राय नहीं कि आपने कौन सा एनालिसिस टास्क जो है ये मेथड जो है वो आपने अडॉप्ट करना है फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। आप एक ही चीज़ के लिए, एक ही डेटा सेट के लिए मल्टीपल एनालिसिस टास्क जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। Once you have selected the specific task required for solving your microarray analysis problems, उसके अलावा आपको मॉडल सिलेक्शन प्रोसेस में प्रॉब्लम के लिए चंद एक और चीज़ों को भी, क्राइटेरियाज को भी मद्देनजर रखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है विजुअलाइजेशन। आप प्री प्रोसेसिंग के और या पैटर्न डिस्कवरी टास्क के लिए आपने किसी अगर ऑब्जर्वेशन में से, किसी एक्सपेरिमेंट में से अगर पैटर्न को डिस्कवर करना है और तो उसकी प्री प्रोसेसिंग और दोनों टास्क के लिए आपकी विजुअलाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्मली जो लोग हैं ट्री बेस्ड क्लस्टरिंग मेथड्स जो हैं, जैसा यहाँ पे आइजन टूल्स की एग्जांपल दी गई है, इसको जो वो उसने एक एग्जांपल दी है कि ट्री बेस्ड क्लस्टरिंग मेथड जो हैं उनके लिए आप ये वाला विजुअलाइजेशन टूल यूज़ कर सकते हैं। इसमें इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाउ योर डाटा लुक्स लाइक, और इसमें डिसीजन ट्री जो टूल्स हैं वो बहुत पॉपुलर हैं ट्री विजुअलाइजेशन के लिए। अगर आप कोई दूसरा टूल कोई और क्लासीफाई यूज़ करते हैं या मेथड यूज़ करते हैं डिसीजन ट्री के अलावा, जैसे कि रैंडम फॉरेस्ट है, जैसे कि एसवीएम है, तो उसमें आपके पास विजुअलाइजेशन नहीं आती। तो नॉर्मली लोग विजुअलाइजेशन मेथड्स प्रेफर करते हैं प्री प्रोसेसिंग के बाद और प्री प्रोसेसिंग के दौरान भी टेक टू हैव अ लुक एट द डाटा itself or to get the sense of the data. उसके बाद सिंबॉलिक वर्सेस सब सिंबॉलिक मेथड्स। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं आर्टिफिशियल, उसके लिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में भी द बेस्ट चॉइस, ठीक है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसमें जो इनकोडिंग होती है वो बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और न्यूमेरिकल वेट्स मैट्रिसेस जो आपको समटाइम्स यूज करने पड़ते हैं, so it is difficult to understand the models involved. Genetic algorithm inspired methods, support vector machines, lattice machines, and other algorithms do not lend themselves to easy and intuitive understanding. On the other hand, logic-based methods like decision tree, association patterns, and regression techniques produce easy to understand models. So ये कुछ डिसीजन ट्रीज और एसोसिएशन पैटर्न्स जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड आपको पैटर्न देती है, जबकि सपोर्ट वेक्टर मशीन और जेनेटिक एल्गोरिथम्स वो आपको इतनी आसानी से समझ आने वाले जो पैटर्न्स हैं वो नहीं देते। सो सिंबॉलिक और सब सिंबॉलिक मेथड्स जो हैं इसमें से आपको चॉइस करनी पड़ती है कि विच मेथड यू विल यूज। सो मॉडल सिलेक्शन में सबसे पहली चीज विजुअलाइजेशन, दूसरी सिंबॉलिक या नॉन सिंबॉलिक या सब सिंबॉलिक मेथड्स, which one you will use. Third one is computational complexity. So some method make more demands on computational resources such as processor, memory, and disk space. Like artificial neural networks, genetic algorithms, association algorithms हैं, ये बहुत ज़्यादा resources आपके जो हैं utilize करते हैं,
लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का डाटा या किस किस्म की जो है वो एक्सपेरिमेंट या सिमुलेट कर रहे हैं, किस किस्म का मॉडल बना रहे हैं. द सिचुएशन इज वर्सन व्हेन मल्टीपल एनालिसिस रन्स आर नीडेड. सो एक ही टास्क के जब मल्टीपल रन्स आपको रन करने होते हैं, या आपको ये इसकी सिमुलेशन ज़्यादा देर तक, अगर ये मॉडलिंग ज़्यादा देर तक रन करनी है, तो उस केस में आपको पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से आपका जो टास्क है, ये एक्सपेरिमेंट है, वो काफ़ी स्लो हो जाता है. मॉडल बिल्डिंग प्रोसेस काफ़ी स्लो हो जाता है. फॉर एग्जांपल इस केस अगर आप क्रॉस वैलिडेशन का मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में तो आपके लिए जो काम जो है वो 10 टाइम्स हो जाता है. फिर रिप्रोड्यूसिबिलिटी है. कुछ मेथड जो हैं वो लाइक न्यूरल लर्निंग एल्गोरिथम्स या जेनेटिक एल्गोरिथम्स, वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, as it might be for selection initialization settings for some parameters. Because of this, the result of the two different runs on the same data with the same parameter settings may not be identical. अच्छा, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक दो कैटेगरीज होती हैं मेथड्स की, मॉडल बिल्डिंग प्रोसेसेस की. डिटर्मिनिस्टिक से मतलब ये है कि हम एक इनिशियल पॉइंट या वैल्यू समझ लें, उसे फीड करते हैं उस एल्गोरिथम को, और अगर उस इनिशियल पॉइंट की वैल्यू चेंज भी हो जाए तो आपके जो रिजल्ट है वो चेंज होते रहते हैं. तो दीज आर नॉन डिटर्मिनिस्टिक. लेकिन डिटर्मिनिस्टिक मतलब कि हर दफ़ा आपके पास डाटा सेट अगर एक है, तो आपके पास रिजल्ट भी, आउटपुट भी एक ही आएगा. सो रिप्रोड्यूसिबिलिटी को भी आपने देखना चाहिए कि आपके रिजल्ट्स आप लेटर ऑन स्टेज पे भी अगर रन करते हैं, तो आपके रिजल्ट वही आए. सो these are some of the consideration you have to make. मतलब आपने अगर स्पेसिफिक मेथड ऊपर जो हमने डिस्कस किए कैटेगरीज और डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनालिसिस टास्क, उनमें से कौन सा मेथड चूज करना है, उसके लिए आपको ये सारी फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए. विजुअलाइजेशन, सिंबॉलिक वर्सेस नॉन सिंबॉलिक, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी. मेरे ख्याल में आज यहीं तक रखते हैं. अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो यू कैन आस्क. अगर कहते हैं आगे पढ़ना है तो आगे पढ़ लेते हैं.